अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज शहजाद मिथिला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही जनाब हमारा कारनामा है, हम अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू करवा रहे हैं। नून लीग कह रही है आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात चुराना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नॉर्मली जो हम देखते हैं कि कुछ साफ करना होता है, कैलकुलेटर उठाते हैं, 2 जमा 2 के 4 आ जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी यही होने जा रहा है, या उसके अंदर कोई 2 नंबरी की भी गुंजाइश है? जानते हैं आज की सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम अपने कन्वेंशनल मेथड की। जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है वो क्या है कि हम एक पोलिंग बूथ में जाते हैं, वहां पे जाकर हमारी कोई भी एज हो सकती है, हमारा कोई भी नाम हो सकता है, पोलिंग ऑफिसर को इससे सरोकार नहीं है। उसके पास एक डाटा दैट इज कॉल्ड वोटर रजिस्ट्रेशन डाटा। उस वोटर रजिस्ट्रेशन डाटा में एक लिस्ट होती है जिसमें वो चेक करता है हमारा नाम उस इलाके में उस पुलिस स्टेशन में है या नहीं। अगर है तो हमें वोट डालने की इजाज़त होती है। वोट डालने के लिए जब हम एक बूथ में जाते हैं तो वहाँ हम इंसुलेटेड होते हैं, टोटली हमारी प्राइवेसी होती है। अपनी प्राइवेसी में वोट लगाते हैं, वोट फोल्ड काट के डब्बे में डाल देते हैं और इस तरह हमारा कौमी फरीज़ा अदा हो जाता है। और फिर इलेक्शन कमीशन का फरीज़ा शुरू हो जाता है। सालम भी कहता था ना जी, वोट किस्मत के फैसले वो कर सकते हैं जो वोट डालते नहीं, वोट गिनते हैं। तो वोट गिनने वाले जो है वो किस्मतों का फैसला शुरू कर देते हैं। और उस वक्त जो पोलिंग ऑफिस की जो इब्तदाई गिनती होती है उसके बाद एक फॉर्म इशू किया जाता है। पहले वो फॉर्म 14 के खिलाफ वो फॉर्म 45 कहलाता है। वो फॉर्म जो है सामने जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उनको पकड़ा दिया जाता है। जी इस पोलिंग स्टेशन पे ये उस पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो एक आरओ को, एक रीजनल ऑफिसर को वो अपना सारा डेटा भेज देता है। और रिजल्ट जो है अकाउंट करके आगे मरकज में भेजता है, जिससे हम कहते हैं ना गैर हतमी नतीजा। वो गैर हतमी नतीजे तब तक बन रहे होते हैं जब तक वो 45 फॉर्म 45 के तक होती है, लेकिन जब वो मरकज पर जाते हैं दोबारा टोटल होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ 19-20 हो जाती है। अगर धांधली वांधली एक साइड पर छोटे टेक्निकली ऐसा होता है, जो फॉर्म 45 का नतीजा होता है वही मरकज का भी नतीजा होता है। इस वोटिंग सिस्टम के बहुत सारे नुकसान हैं। नंबर 1, अगर मेरे पास कोई जाली वोट है तो मैं जाली वोट का जो है अपना एक थैला बीच में डालकर तो आरओ के ऑफिस में, और किसी को पता भी नहीं, एक चीज। दूसरा, जिस गाड़ी में वोट जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मैं उस गाड़ी को साइड पे करके उसी नंबर प्लेट के एक और गाड़ी अपनी मर्जी की थैलों की डाल सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक और तरीका ये है फॉर्म 45 जो है उसको पेंसिल से फिल करें, जो वहाँ से आरओ साहब हैं, और जब वो वहाँ से जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं, जब वो आरओ के पास जाए तो पेन से फिल कर अपने बच्चे से चैलेंज करते रहे, फिर हम बाद में। अच्छा, उसके बाद इसमें मतलब कि उस चैनल के बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट हैपन कि हर बार इंतखाबात में एक ग्रुप चीखता है कि धांधली, और सच्ची बात होती है, हर इलेक्शन में धांधली जरूर होती है। धांधली के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसका जवाब है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जायजा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सबसे पहले ये होता है जनाब, आप एक पोलिंग ऑफिस में दाखिल होते हैं। पोलिंग ऑफिस में इंटर होंगे तो आप एक भाई साहब के पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो मशीन पे एक बटन दबाएगा, आप इनेबल हो, पहले आपको चेक करेंगे अपना डेटाबेस में, और उसके बाद अगर आप डेटाबेस में हैं तो वो आपको इनेबल कर देंगे और आप इनेबल होकर अंदर चले जाएंगे। और वहाँ एक बहुत बड़ा पैड होगा, उसके अंदर आप मर्जी के नंबर प्रेस करेंगे, वो एक नंबर प्रेस करेंगे, एक पर्ची निकलेगी। वो फरमाया आपने एक पेपर बैलेट निकलेगा जो डब्बे में चला जाएगा। अच्छा, जब वो डब्बा तो वहाँ पे बंद है, लेकिन जब वो पर्ची जो है, मशीन जो है, उसमें आखिर में सील तोड़ के जब उसमें रिजल्ट का बटन दबाया जाए, जब रिजल्ट का बटन दबाएंगे वो पूरे का पूरा नतीजा बता देगा आपको, फॉर्म 45 जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब इसमें ये होगा कि सारा मामला बाजार जो है वर्चुअली इम्पॉसिबल तो रहता है। लेकिन अब बात है जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदर जो 2 नंबरी हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैसे हम बात कर जो मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मशीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ज़्यादा सुथरा नहीं है। इन मशीनों में माजी में भी इनके हवाले से, तो यह है कि ये मशीन
हैंग हो जाती है, वेट बहुत ज़्यादा करते हैं, डिले बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो एक मशीनों में एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम के हवाले से ये है कि डेटा स्विच कर देती है, रिजल्ट स्विच कर देती है। यूनाइटेड स्टेट में जॉर्जिया में एक इलेक्शन में, काउंटिंग इलेक्शन में इस किस्म का वाक़या हुआ। एक और दिलचस्प वाक़या इस मशीनों के हवाले से जर्मनी की कोर्ट ने एक रूलिंग दी हुई है 2000 में, उनकी फेडरल कोर्ट ने एक रूलिंग दी हुई है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये मशीनें एक ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि जैसे जिस बंदे ने इनको डिज़ाइन किया है कि उसको पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मैटर है। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की कमी नजर आती है इन मशीनों के डिज़ाइन, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये मशीनें हम ऐसे नहीं कह रहे कि इलीगल है, लेकिन इस मशीनों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अब आते हैं जनाब 200 प्रोसेस के कंपैरिजन में। 200 प्रोसेस का कंपैरिजन बड़ा आसान है। कंपैरिजन ऐसे कि फिजिकल वोटिंग में हमें धांधली करने के लिए क्या करना है। नंबर 1, मुझे जाली वोटर लिस्ट बनानी है, यानी मेरे पास एक ऐसी वोटर लिस्ट होनी चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे मरदमशुमारी में कुछ ऐसे घराने होने चाहिए जिसमें फेक लोग रहते हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कराची में एक घर मरदमशुमारी के दौरान मिला था जिसमें 7000 वोटर एक घर में रहते। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ये फेक लिस्टें बनाई जाती हैं। एक इंतखाबी हल्का ऐसा होता है कि इस किस्म के इलाके मौजूद होते हैं और ये काम पोलिंग एजेंट्स का होता है। और दूसरा, अगर मेरे पास ये फेक लिस्टें मौजूद नहीं हैं तो मुझे फिजिकली जा तो पोलिंग ऑफिस के अमले को यकमाल करना पड़ेगा, जहाँ वहाँ पे फायरिंग करवानी पड़ेगी, या मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरी जीत कन्फर्म हो गई, पोलिंग स्टेशन के बाहर जाके जो है दंगा फसाद कर लूँ, उसे 2000 ड्राइवर जाएंगे वो पीछे दब जाएंगे। और या फिर ये कि मैं जाली वोट छपवाऊँ, और जाली वोट छपवा, जाली थैले बना, जाली सैले बनवा के मैं ये सब करूँ। बट इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है भाई, मैं ये सब जब करूँगा तो मीडिया की नज़रों में, मीडिया मुझे दे सकता है, मीडिया मुझे बर्बाद कर सकता है। ज़ाहिर कल को थैले खुल गए, उसमें पता चल गया ये जाली वोट है, जाली वोट जो ट्रेक बहस हो सकते हैं किसने ये छापा या किसने छपवाया। तो और अगर मैं कहीं अदालती कार्रवाई को रोकना चाहता हूं, मैं कहता हूं जो थैले खराब हो गए, या मैं कहता हूं कि वोटर लिस्ट नहीं, फॉर्म 42 नहीं मिले, कोई भी ऐसी बात करता हूं, लोगों को फ़ौरन पता चल जाए बुनियादी तौर पर मेरे दिल में जो है वो चोर है, मैंने एक डेलीग्रेट कार्रवाई की है। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैसे धांधली। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, तरीके तो हज़ारों हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आते हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जैसा कि क्लेम किया जा रहा है इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हैक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग और कोडिंग हर चीज़ की ज़रूरत होती है। चाहे वो कोई वायर फोरेस्ट्री की मशीन, या आपके कमरे में लैपटॉप के साथ रखा हो प्रिंटर हो, हर चीज़ के अंदर कोडिंग जरूर होती है, और उसकी कोडिंग के हिसाब से उसका एल्गोरिथम फाइंड करना बड़ा आसान होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीदी और उन कबाड़ को हैक किया और हैक करके बता दिया कि यार ये बहुत आसान काम है। क्लेम ये किया जाता है मशीनों के कोई वाईफाई, कोई ब्लूटूथ या कोई भी ऐसी चीज़, ये कोई कनेक्टिंग एक्टिविटी नहीं जिसके जरिए इनका डेटा ब्रीच हो सके, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ऑलरेडी उस मशीन के अंदर आपने डेटा बैक किया हुआ है, ऑलरेडी उसके अंदर डेटा डाला हुआ है, तो बहुत आसानी से अपनी मर्जी के नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 3, जिस मशीन में डिस्प्ले आ रहा है वोट के नतीजे का, उस मशीन का डिस्प्ले हैक भी किया जा सकता है, क्योंकि वो मशीन जो रिजल्ट दे रही है वो एक बार कोड के जरिए, एक QR कोड के जरिए दे रही है। तो QR कोड भी डॉक्टर किया जा सकता है, उस QR कोड के जरिए अपनी मर्जी के नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 4, जो डिस्प्ले सामने आ रहा है, अगर उसमें वोटों की तादाद में रद्दोबदल देखना है तो आप उसको वोटों की जो डिवाइस है उसको किसी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हो कि वो ब्लूटूथ बाजार सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। इंडिया में खास तौर पे जब ऑडिट किया गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खोली गई तो उनके अंदर बहुत था, जब डेट मीन वो जो डिस्प्ले दे रही थी वो डिस्प्ले ब्लूटूथ के जरिए कहीं और से आ रहा था। बाजार देखने वाले जो थे उनको यही लगना था कि ये अपना डेटा डिस्प्ले कर ले कि
जो यूज़र था कहीं बैकग्राउंड में या कहीं दूर बैठा, वो ब्लूटूथ के ज़रिए वो ऑपरेट कर रहा था उस मशीन के नतीजे को। इलेक्शन प्रोसेस का मकसद क्या है आपको पता, हर साल हमारे मुल्क में 10% तकरीबन 13 से 18 लाख तक वोट ऐसे होते हैं, 10% वोट ज़ाया होते हैं। ये कौन से वोट है? ये वो वोट होते हैं जिसमें डबल स्टैंप लगी होती है, जिसमें स्टैंप उल्ट लगी होती है, या वोट डालने वाले कोई ऐसी निशानी वोट में डाली होती है जिसमें उसकी शिनाख्त हो सके। वोट इज अनोनिमस। आप वोट की बुनियाद पे किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कल को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और अगर मेरे इलाके में उनका बंदा खड़ा होता है, मैं जाके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वोट दे देता हूँ। अब मैनुअल वोटिंग में किसी के पास कोई तरीका नहीं है कि वो ये डिटेक्ट कर सके ये एक वोट जो पीटीएम को दिया ये किसने दिया, कोई नहीं डिटेक्ट कर सकता। शक्को शुबात का इजहार जरूर किया जा सकता लेकिन डिटेक्ट नहीं हो सकता, ट्रेस नहीं हो सकता। इट्स अनट्रेसेबल। हाँ, अगर वो फिंगरप्रिंट वोटर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर जरूर मुमकिन है, लेकिन बज़ाहिर मुमकिन नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जो वोट डालूंगा, अब जाहिर सी बात है मैंने वोट डालने से पहले ताकि जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करवाया, अपना नंबर चेक करवाया है कि मैं 57 नंबर आदमी हूँ, मैं इस शनाख्ती कार्ड के साथ इंटर हो रहा हूँ। तो मैं जब अंदर जाके वोट डालता हूं तो ये सीक्वेंस ट्रेसेबल है, पता चल सकता है कि किस बंदे ने, किस शनाख्ती कार्ड नंबर ने किसको वोट डाला है। लाकुमत कहती रहे नहीं जी हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बट वोटिंग का बुनियादी तरीके का सैंड के इंतखाबात में आपने देख कितना बड़ा हंगामा हुआ। क्यों? क्योंकि वो वोट ट्रेस किए जा रहे, वोटों पे साइन किए जा रहे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। एनीवे, वोट के एनोनिमिटी पे फर्क आता है। वोट शुड बी नेमलेस ताकि वोट ट्रेस ना किया जा सके। कल को बिलफर्ज खुदा फवाद साहब तो चले, उन्होंने एक अभी लिस्ट बनाई थी ट्विटर वाली, कल कोई और आ जाता है, जवाद साहब आ जाते हैं, वो आके एक लिस्ट बनाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उसमें पीटीएम के वोटर्स हैं। वो एक इंतखाबी नताज में से वोटर को एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, ये 2 मिनट का काम है। उसके बाद कहते हैं ये है जनाब ये लोग एंटी स्टेट, इसको हमने अपनी वोटों की लिस्ट के बुनियाद पर ट्रेस किया है। ये एक चीज। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या है। ट्रांसपेरेंसी मैं अगर आपको कहूँ कि 2018 में मैंने वोट डाला तो मुझे वो, इससे पहले मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन अगर मैं वोट चेक करना है, कानून में गुंजाइश मौजूद है, मैं अपना वोट चेक कर सकता हूँ, मैं ट्रेस बैक कर सकता हूँ, मुझे थैले के नंबर तक अपना वोट पता चल सकता है, मुझे ये तो पता चल सकता है वोट कहाँ पे किस जगह पर रखा हुआ है, कानूनी गुंजाइश मौजूद, उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है, मुझे वोट को ट्रेस बैक किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरा वोट ट्रेस बैक किया जा सके तब तक जब तक कि वो मेरी पर्ची जो है कि उसके ऊपर मेरा नाम ना लिखा हो, और अगर नाम लिखा होगा तो वो वोट मेरा वोट नहीं कहलाएगा। कैटेगरी श्योर ये कहा जाए कि धांधली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है कि प्रूफ कर सके धांधली हुई है, और ना हुकूमत के पास कोई है कि वो साबित कर सके धांधली नहीं हुई। लिहाजा ये एक डेड लॉक की कैफियत है। ऐसी कैफियत में ले जाना अगर आपको मंजूर है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन इस मुल्क का रिकॉर्ड है कि आरटीएस नहीं बैठा। अगर आरटीएस बैठ सकता है तो नताज भी अपनी मर्जी के क्यूआर कोड और अपनी मर्जी के क्यूआर कोड बनाए भी जा सकते हैं। ये बहरहाल एक, लेकिन ये सब कुछ एक तरफ रह गया। आप एस्टोनिया दुनिया का पहला मुल्क जिसने 2005 में इंटरनेट पे वोटिंग इंट्रोड्यूस कर थे, लेकिन उसका बैक क्लच आया, वोट कंप्रोमाइज हुए, डाटा कंप्रोमाइज, डाटा ब्रीच हुआ, डाटा में रद्दोबदल हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। क्या आपने दुनिया से सीखा कि इंटरनेट पे वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दुनिया नहीं कर रही इंटरनेट पे वोटिंग। दुनिया इंटरनेट की वोटिंग को अनसेफ समझते हैं कि इंटरनेट पे वो वोटिंग कोई करवाते भी हैं तो वो एक ऐसी वोटिंग करवाते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बिल्कुल जैसे सेनेट की वोटिंग, सेनेट में जैसे वोटिंग की जाती है।
इस वक्त आपको हुकूमत के जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में बात करते हुए देखेंगे वो सारे सरकारी लोग हैं। आपको इंडिपेंडेंट ऐसे IT एक्सपर्ट बहुत कम मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के फेवर में बात करें, तो लोग वो इंटरनेट पे हों। जैसे कि आपका फ़ोन है, जितने बड़े बड़े एंटीवायरस में इंस्टॉल हो जाए, आप उस डेटा को सिक्योर करके उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन रखे हों, जिसमें आप उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की हो। लेकिन ये डेटा ब्रीच हो सकता है, ये डेटा ब्रीच होता है। और जिसकी मिसाल आईफोन का डेटा है, आप देखें और कुछ ऐसे बार उनका ब्रीच होता है, किसी की तस्वीरें लीक हो जाती हैं, किसी का डेटा लीक हो जाता है। अब इस सारी मालूमात के बाद भी आप अब इस बात पर पक्के हैं कि आप इंटरनेट पे अपने इस डाटा को डालना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, अमेरिकन कांग्रेस ने अब से कुछ अर्सा पहले जब $600 मिलियन मंजूर किए नए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, तो उसमें इस बात की शर्त रखी गई थी इन मशीन के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए ये मशीनें इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं, या वो मशीनें जिनके अंदर मशीनों का डाटा जाना है उन मशीनों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तरफ हमारे शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि इस मशीन में कोई इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, USB नहीं, हम सब मानते हैं। जिस मशीन के लिए को उसका के जो उसमें डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन जिस डेटा सिक्योर है, जिस मशीन में जाकर डेटा सेफ हो रहा है, उस पर ब्रीचिंग जरूर हो सकती है। आप जाएं IT माहिरीन के पास जाएं जो डेटा सिक्योरिटी पर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर दुनिया भर में काम, आप उनसे जाकर पूछें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या सब कुछ साफ है, तो जवाब मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो क्या कन्वेंशनल तरीके में सब कुछ साफ है? जवाब मिलेगा नहीं। कन्वेंशनल में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस मसले को जूम आउट कर ले तो मसला बहुत आसान हो जाएगा। QR कोड जनरेट होने तक दोनों प्रोसेस सेम है। QR कोड जनरेट होने के बाद सब कुछ डिफरेंट होता है। टेक्निकली अगर देखा जाए, वोट आप बैलेट जो है एक जगह डाल लेते हैं डब्बे में, एक जगह आप मशीन से डालते हैं, आखिर में QR कोड जनरेट हो जाता है। ये QR कोड की जनरेशन जो है इसको आसान करे। RTS बड़ा अच्छा सिस्टम था, उसको मॉडिफाई करके इस किस्म की अडेप्टेशन पे लेके जाएं कि जहां आपको सिस्टम की बैठने की या बैठाने की जरूरत ना पड़े। एनीवे व्हाट हैपन, एनीवे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तमाम मसाइल का हल है, या हमें रवायती वोटिंग सिस्टम पर ही रहना चाहिए, या कुछ बीच की बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। शहजाद में इतला को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।